नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड उद्योग विभाग एवं सिडबी द्वारा चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास पर तैयार की गई स्टडी रिपोर्ट का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के लिए समग्र इकोसिस्टम को मजबूत करने के एमओयू हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास एवं एमएसएमई के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है। ये एमओयू राज्य में एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें सचिव उद्योग, एमडी सिडकुल, सचिव वित्त, सचिव चिकित्सा आदि शामिल हों। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डॉक्टर के.एस. पवार, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। पाल्य में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रतिमाह स्टेट लेवल पर समीक्षा की जाए। पशुपालन एवं मत्स्य के क्षेत्र में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। इसके लिए विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों एवं सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उन उत्पादन से पशुपालकों की आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है और इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए वैल्यू एडिशन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। पोल्ट्री, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन आदि क्षेत्रों में किए गए जनपदों में अच्छा कार्य किया जा रहा है और किन जनपदों को और कार्यों को करने की जरूरत है, इसकी नियमित निगरानी की जाए। पशुपालकों को वार्षिक आय वृद्धि के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-120-8862 का शुभारंभ भी किया है। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर काम करने का गुणगान करती हो, लेकिन आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी देहरादून के सरकारी अस्पताल गांधी नेत्र में देखने को मिल रही है। दरअसल बीते रोज चमोली जिले के गोपेश्वर में रहने वाली एक गर्भवती महिला इलाज के लिए देहरादून अस्पताल पहुंची। महिला के पति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें यहां पहुंचने के लिए ना तो एम्बुलेंस की सुविधा मिली और ना ही अस्पताल में उसकी पत्नी का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार गरीबों के लिए सुविधाएं दे रही है तो उन्हें मिल क्यों नहीं रही हैं। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी। गोपेश्वर वालों ने श्रीनगर रेफर किया था, वहाँ सर्जन नहीं थे, उन्होंने देहरादून के लिए रेफर किया था। कल रात से हम भर्ती है यहाँ, तो नर्स देख रहे, कोई भी डॉक्टर अभी तक देखने नहीं आए। 2 बार बता दिया, कभी कह रहे रिपोर्ट 11 बजे लेंगे, कभी 12 बजे। अभी रिपोर्ट भी नहीं दी उन्होंने, 11 साढ़े 11 हो गया। तो वो कह रहे थे रिपोर्ट दे देंगे, अभी तक तो नहीं दिया मुझे रिपोर्ट। तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सारे अमीरों के लिए है, जो बड़े नेता हैं उन्हीं के लिए है ये सेवा। आम आदमी तो वैसे ही मरेगा, जैसे है बड़ा आदमी मरा तो हॉस्पिटल तुरंत बंद कर दिया, कोई गरीब आदमी मरता तो कभी नहीं होता ये बंद। हाँ, मैंने 108 को फोन किया, कभी कह रहे उन्होंने कहा हम जोशीमठ में है, कभी कह रहे पीपल कोटी पहुंच गया। तब तक मैं श्रीनगर पहुंच गया था सवारी गाड़ी से। उसको 5000 मैंने बुकिंग दी थी देहरादून आने तक की। तो इमरजेंसी में तो वो सेवा मैंने जब फोन किया, जब मैं श्रीनगर पहुंच गया तब कह रही थी मैं पीपल कोटी पहुंच रही 108। फिर उसके बाद मैंने 108 को कोई भी फोन नहीं किया। क्या लगता है आपको, एक तरफ सरकार कह रही है कि देखिए, हमारी कोशिश तो रहती है कि हर पेशेंट को 108 मिले। और ये जो आप मामला बता रहे हैं ये गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है। उनको श्रीनगर के लिए आईएफटी केस के तौर पे कॉल आई थी हमारे 108 पे, लेकिन उस टाइम पीपल कोटी और नारायण बगड़ दोनों केस पे बिजी थी और फ्री होने पे पेशेंट को कॉल भी किया गया शायद। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को एम्बुलेंस मिले और किसी को भटकना न पड़े, तो इसके लिए इस मामले की हम जांच भी करवाएंगे। प्रदेश सरकार का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, इसकी बानगी प्रदेश के 2 अलग अलग अस्पतालों में देखने को मिली। एक तरफ गांधी नेत्र अस्पताल में चमेली से देहरादून पहुंची गर्भवती महिला को इलाज नहीं मिल पा रहा है,
तो दूसरी तरफ राजधानी देहरादून के सबसे बड़े मेडिकल अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक की सुविधाएं नहीं हैं, जिससे कि मरीज के परिजन अपने मरीजों को कंधे पर जांच के लिए पैथोलॉजी विभाग को ले जाने के लिए मजबूर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मरीज को परिजन कंधे पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। लालकुआं पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी मामले न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ सके। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जो है वो पार्टी अपने नामो निशान से अब सही काम नहीं कर रही है और चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। आज तक संचालित नहीं हो पाया है। शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए लोगों को हरिद्वार या रुड़की जाना पड़ता है। कई बार तो पोस्टमार्टम के लिए लोगों को 2-2 दिन तक रुड़की में ही रुकना पड़ता है। हाउस यहाँ पहले से बना हुआ था पर उसमें कभी भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसके लिए लोग यहाँ से हरिद्वार रुड़की जाते हैं। वहाँ जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। प्रशासन को यहाँ इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ इसे जल्दी से जल्दी चालू कराना चाहिए। 10 वर्ष से ये पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ, पैसा लगा हुआ सरकार का, इसमें कुछ कार्य नहीं हो रहा, ना यहाँ पोस्टमार्टम हो रहे। ये होने चाहिए यहाँ, जिससे जनता को दिक्कत ना हो। अपनी लाशें ले जाने के लिए रुड़की जाना पड़ा, खर्चा होता है बहुत ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ कि सरकार बहुत जल्दी इस पर कार्य करे और अच्छी बात। 4-5 साल पहले पोस्टमार्टम हाउस की बिल्डिंग बिल्कुल तैयार हो गई थी यहाँ पर, और अब उसमें चोरों ने खिड़की दरवाजे भी उतार लिए हैं। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, कोई अपराध के कारण भी मर्डर होते रहते हैं, जिस कारण लोगों को 50-50 किलोमीटर का दूर का चक्कर काटना पड़ता है और समय से उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। जनता को भारी परेशानी है और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उदासीन बना हुआ है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लक्सर में पोस्टमार्टम हाउस को बने 10 साल बीत गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस पर एक भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या वजह है, ये हम आपको आज बताना चाहेंगे। ये वो बिल्डिंग है पोस्टमार्टम हाउस की, जो करीब 10 लाख की लागत से बनाई गई थी, लेकिन इसके हालात क्या हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये स्टाफ रूम लिखा हुआ है और इसका कोई स्टाफ नहीं है, बल्कि बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही मेन गेट के हालात हैं, टूटा हुआ है। और ये पहला कवरेज पे डॉक्टर लोग बैठते हैं, वहाँ सड़े गले कपड़े और बुरा हाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, सब बता रही है। अब अंदर की स्थिति इससे बुरी है, एक भी खिड़की दरवाजा कोई बचा हुआ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि शायद चोर उचक्के से उतार ले गए हैं। और जो भवन है उसके हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ से खड़ा होना भी बिल्कुल कतई गवारा नहीं है, कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे हालात बने हुए हैं। अब ये जो अंदर का एक रूम है जिसका कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम होते थे, इसकी हालत तो सबसे बुरी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब इस पोस्टमार्टम हाउस की इस जो खंडर नुमा बिल्डिंग है, ये खुद ही बयान कर रही है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। साथ में इसका संचालन अब तक क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इस बिल्डिंग के संचालन न होने की क्या वजह रही है, इसकी जांच कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल कहीं ना कहीं अपने जवाब की तलाश में है। कब इन्हें जवाब मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जसवीर सिंह, JK 24/7 न्यूज, लक्सर। दीपावली से ठीक 11 दिन बाद उत्तराखंड में गाश का त्योहार मनाया जाता है, जिसे सभी उत्तराखंड के लोग अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली की तरह ही मनाते हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक अवकाश की मांग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा है कि गाश का त्योहार पहाड़ों में मनाया जाता है और वह सरकार से मांग करते हैं कि गाश के त्योहार पर सरकार को सार्वजनिक अवकाश का घोषित करना चाहिए। जैसे हमारे पौराणिक मेले होते हैं, कौथिग होते हैं, इसी प्रकार से जो दीपावली के बाद भव्य आयोजन पहाड़ों में किया जाता था इगास बगवाल पे, ये 2021 में इससे भी और भव्य रूप में हम करने का कार्य करेंगे। और सरकार को भी चाहिए कि पौराणिक त्योहारों को मनाते हुए, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी ने, सिसोदिया साहब ने
उत्तराखंड के लाखों लाख लोगों की आवाज़ सुन करके कम से कम 26 या 27 जो है उत्तरायणी के घाट वहां पर निर्माण करके सुविधा दी और उनको बजट दिया जाता है। इसी तर्ज को देखते हुए जो हमारे पूर्वजों पौराणिक जो बगवाल इगास है, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए कल जो है इसकी छुट्टी घोषित करनी चाहिए, ताकि रिवर्स प्लान पर हम सोच रहे हैं तो एक हमारा त्योहार ये जो है फुर्सत से हमारे भाई बहन या कोई अन्य जो तराई क्षेत्र में भी है उसे भी याद आए भाई इगास बगवाल पे मुझे जाना चाहिए अपने पैतृक स्थान पर, जहां पर हम जो है कि अपनी कुलदेव की पूजा करते हैं या अपने गांव जाते हैं जागरी लगाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि कल सीएम साहब को इसकी छुट्टी करनी चाहिए। आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बसीधर भगत ने कहा है कि काम के आधार पर आगामी चुनावों में टिकट का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के बाद विधायकों के काम की समीक्षा की जाएगी और जिस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतर काम किया होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि परफॉर्मेंस तो बहुत आवश्यक है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि अभी तक की जो दृष्टि हमारी पड़ी है, सभी विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिर भी इसका एक सर्वे कराएंगे 6 महीने पूर्व और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बसीधर भगत ने कहा है कि जेपी नड्डा के आगमन कहा है कि वो खुद भी विधानसभा वार क्षेत्र में रात्रि में रुकेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बताते चलते हैं कि जेपी नड्डा पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव का मंत्र भी देंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दौरा वर्तमान में तय हुआ है कि पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे प्रदेश की स्थिति है उतने दिन का दौरा उनका होगा। और हम इस बात से गौरवान्वित हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ हो रहा है। 5, 6, 7 तारीख को 3 दिन में लगभग 13 बैठकें, 14 बैठकें, 14 प्रकार की बैठकों को संबोधित करेंगे और इन बैठकों में सारे विधायक, मंत्री, दर्जाधारी मंत्री, जिला अध्यक्ष और भी जो वरिष्ठ लोग हैं विभिन्न प्रकार के बैठकों में अलग अलग तरीके से उसमें रहेंगे। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन मिलने के बाद पार्टी नई ऊर्जा के साथ खड़ी होगी और हम क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ जाके 2022 को बहुत आराम से फतह करेंगे। और उसके बाद मैंने जैसा कहा है कि उस कार्यक्रम के बाद दिसंबर मध्य से मेरे भी पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में दौरे होंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में मेरा जाना होगा और अधिकांश विधानसभाओं में रात्रि विश्राम भी होगा और वहां पर कार्यकर्ताओं से बिल्कुल खुलकर बात होगी, बातचीत होगी, उनसे जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको सुना जाएगा और जो संभव होंगी उनको दूर किया जाएगा। नए सिरे से कार्यकर्ता खड़ा हो और फिर इतिहास ही न दोहराए, इतिहास से भी आगे बढ़ के काम करें, हम 57 को क्रॉस करें, ऐसा पूरा मनोयोग बनाकर कार्यकर्ता चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारी बात इतनी ही थी। आप सब आए, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। राजाजी पार्क से सटे बुलावाला गांव में रामगढ़ रेंज अंतर्गत ग्रामीणों व वन विभाग अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई।
बैठक का उद्देश्य वन विभाग व ग्रामीणों के बीच तालमेल बिठाना है ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और किसानों की समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण हो सके। इसके साथ ही बैठक में इको विकास समिति की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह भाऊ व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने जंगली जानवरों से होने वाली समस्याएं वन अधिकारियों के सामने रखी और शीघ्र समाधान की मांग भी की, जिस पर विभागीय अधिकारी स्वरूप चंद रमोला ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से होने वाले सभी समस्याओं से शीघ्र निदान का भरोसा भी दिलवाया। द्वारा इको विकास समिति का गठन किया गया है। ये हम ग्रामीणों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी यह समिति, और इसका मेन उद्देश्य जो है कि हमारा यहाँ पर ग्रामीणों का और विभागीय अधिकारियों का परस्पर जो टकराव होता रहता था किसी विवाद को लेकर के, उसका सामंजस्य बना रहेगा और हम मौके पर ही इन चीज़ों का निस्तारण कर सकेंगे आपस में बैठ करके। यहाँ पर वन विभाग का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने सभी ग्रामीणों का जो भी यहाँ पर आज उपस्थित हुए और जो नहीं भी उपस्थित हो पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना, और मैं उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा राजनीतिक क्षेत्र से सटा हुआ ग्रामीण परिवेश है और हमें लगातार जानवरों से और अन्य जो जंगली समस्याओं से निपटने के लिए इको विकास समिति एक माध्यम रहेगा जो परस्पर दोनों में समन्वय बना के रखेगा, ग्रामीणों में और वन विभाग में। और इसका फायदा इसी रूप में हमें मिलेगा कि जो क्षेत्र की समस्याएं वन विभाग द्वारा या वन विभाग के जानवरों द्वारा क्षेत्र में आती हैं उसमें उसका समाधान हो सकेगा। सितारगंज में जनहित कल्याण समिति ने हरियाणा के 3 गैंगस्टर को पकड़ने वाले स्थानीय पुलिस के 8 जवानों को सम्मानित किया। जनहित कल्याण समिति अध्यक्ष मौलाना सलीम रिजवी ने कहा है कि जिस साहस और हिम्मत का परिचय सितारगंज पुलिस ने 8 जवानों ने दिया है वह काबिले तारीफ है। हरियाणा चंडीगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच को चकमा देकर कालू गैंग के गैंगस्टर नगर में खुलेआम घूम रहे थे। जाबाज पुलिस कर्मियों की टीम ने जान की परवाह न करते हुए घेराबंदी कर उनको पकड़ने में सफलता हासिल की। समिति ने सभी 8 ऑफिसर और पुलिस कर्मियों को समिति के सराहनीय सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। की जाए वो कम है। दरअसल हरियाणा चंडीगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को चकमा दे करके कालू गैंग के 3 गैंगस्टर सितारगंज में घूम रहे थे। सितारगंज पुलिस के 8 जवानों ने अपनी जान पर खेल करके इन खूंखार अपराधियों को पकड़ा और उनको सही ठिकाने पहुंचाने का काम किया है। जनहित कल्याण समिति द्वारा आज शॉल उड़ाकर और सम्मानित पत्र देकर के इन 8 जवानों को सम्मानित किया है और उम्मीद करते हैं आगे भविष्य में भी ये इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। मैं सभी पुलिसकर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कांग्रेस नेता नंदलाल प्रसाद पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज करने की घटना को लेकर दिनेशपुर मुख्य चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका और दोषी पुलिसकर्मी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की है। आपको बताते चलते हैं कि बीते शनिवार को जिला उधम सिंह नगर के मुख्यालय पर प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का 1 दिवसीय दौरा था और कांग्रेस के जिले में मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध का ऐलान किया गया था। इसी के मद्देनजर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कांग्रेस की ओर से मेयर प्रत्याशी रहे नंदलाल ने सीएम काफिले के सामने काले गुब्बारे उड़ाते हुए मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे भी लगाए थे, जिसके चलते पुलिस ने उनके साथ मारपीट की थी। इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। देखिए, परसों जो रुद्रपुर में हुआ, मुख्यमंत्री जी आए थे और हमारे कार्यकर्ता को सरेआम पुलिस ने पीटा है। नंदलाल भाई को पीटा गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। पुलिस इस तरह से काम कर रही है जैसे कि पुलिस कोई सरकारी पुलिस हो या सरकार के एजेंट हो। हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइंदा अगर इस तरह का कोई घटना होती है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। इसमें जो हमारा रुद्रपुर के मेयर के जो प्रत्याशी था नंदलाल जी, उन्होंने इस विरोध में कहा था उनको बहुत बुरी तरीक़ा से पुलिस वालों ने मारा पीटा। ये बहुत निंदनीय है। ठीक है, कोई विरोध कर सकता है लेकिन उसको बंद करता है या कुछ और वो करता है, लेकिन इस तरह से बुरी तरीके से मारपीट करना बहुत घोर निंदनीय है। इसके विरोध में हम लोग आज ये जो नंदलाल जी हमारे जो प्रत्याशी रह चुके रुद्रपुर से, वो काले झंडे लेके त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिखाने गए थे।
उसके कारण से बिना बात के पुलिस वालों ने उनको मारा। क्या इस देश में अब प्रोटेस्ट करना भी अलाउड नहीं है हमें? पुलिस वालों ने जाके उसे पिटाई की, जिसका विरोध हम कांग्रेसी शब्द कर रहे हैं और होना भी चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री आता है, जब शासन के मुखिया आते हैं तो किसी को असंतोष होता है तो व्यक्त करता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। तो इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन तो नहीं होना चाहिए। तो पुलिस वालों ने जो काम किया वो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं। इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।